हेलो गाइस, मैं हूं सासन। मैं मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वाई साजिद तारड़ सुपर एंग्री ऑन आईएमएफ। तो वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद सारी बातें करते हैं। पहले क्या बात करनी है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है आरजू काजमी का, और इसमें साजिद तारण है गेस्ट। और टॉपिक है सरपासिंग चाइना, इंडियंस नाउ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन जर्मनी। अच्छा जी, मैं भी कहीं पे तो पढ़ा था मैंने ये कि भाई जर्मनी में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लार्जेस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया है। और जाहिर सी बात है कि कनाडा ने पंगे ले लिए भारत से, तो भाई भारत के लोग भी तो फिर दिखाएंगे ना भाई कि भारत से पंगे लेने का मतलब क्या है। तो जर्मनी में और दूसरे देशों में भारतीय स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कनाडा छोड़ के और इधर जाना शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि साजिद तारड़ क्या बता रहे हैं। सर, आज बहुत सारी चीजें हैं और खास तौर पे हमेशा जो आप मेंशन करते हैं एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी एजुकेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी 4 साल के लिए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है, पता नहीं करते हैं या नहीं। वैसे तो जैसे आप भी कह रहे थे कि इनका सारा ध्यान तो इस वक्त लोन की तरफ है कि आईएमएफ से मिल जाए या कहीं से मिल जाए। साथ साथ जो है वो जर्मनी में भी बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 45,000 के करीब पहुंच जाएंगे। और बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो एजुकेशन पे काम कर रहा है। इसाक डार साहब को जो है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही है, कैसे देखते हैं आप इनको? आरजू, सबसे पहले तो मैं कुछ दिन मेरी गैर हाजिरी रही आप देखने वालों से। एक तो मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल वर्कर हूं मैं। साथ हमारे इलेक्शन अपने जो है वो भी जोरों पर है, तो मैंने उसमें भी कुछ टाइम देना होता है। मैं माजरत के साथ कि मैं उसमें ट्रेवल कर रहा था अपनी कंपेन, ट्रंप साहब की कंपेन के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एक जो एजुकेशन इमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? देखिए, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना। स्कूल बनाने से टीचर आएंगे, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो में पढ़ रहे हैं, रिहायशें हैं उनकी। उनको क्या जरूरत पड़ी है गरीब के बच्चे को पढ़ाने की? हाँ, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये वो गाने तो बनाए उन्होंने। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो घास खाएगा तो वो पढ़ेगा किस तरह? दूसरा, इस वक्त टोटल, मैंने बल्कि आज एक ट्वीट भी। हालांकि मैंने ये खबर पढ़ी है कि भले ही गूगल जो है वो एक इंडियन के हाथों में है, लेकिन गूगल प्लान कर रहा है शायद पाकिस्तान में 50 स्कूल वो बनाएगा। गूगल की तरफ से ऐसी खबर आई है कि वो पाकिस्तान में 50 स्कूल बनाएगा जिसमें स्मार्ट क्लासेस होंगी, स्कूल में सुविधाएं बेहतर होंगी, पढ़ाई बेहतर होगी। अब पता नहीं उस स्कूल का क्या करेंगे अगर गूगल बना के भी दे दे, लेकिन अगर पढ़ाने वाले उसमें वही पाकिस्तान के मौलवी टाइप के लोग हुए हैं तो पता नहीं क्या पढ़ाई होगी। बट लेकिन ये है कि कम से कम ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। कम से कम उस इस बात को समझें और इस बात के लिए ट्रेड करें, इस बात को की तारीफ करें कि गूगल चला एक इंडियन रहा है, लेकिन उसने 50 स्कूल जो हैं गूगल कंपनी ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में बनाएंगे। समझे बेटा, तो इंसानियत हमारे अंदर है। भी किया है आईएमएफ की खबर के साथ कि आपको 1 बिलियन कुछ तो मिल गया है मेरे ख्याल में, और 6 से 8 बिलियन मजीद मांगा जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि क्या आईएमएफ भी ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या आईएमएफ आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्जे लूटने के चक्कर में है? और क्या आईएमएफ ये क्यों इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है? 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। 11 बिलियन तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। जो लंदन आधा खरीद लिया इन्होंने, टोरंटो आधा खरीद लिया। आईएमएफ आंखों से अंधा है कि एक ऐसे कंट्री को मुसलसल पैसे दे रहा है जो पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। क्या पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है, इनको 8-8 बिलियन के पैकेजेस दे रहे हैं और इन्हें पता है वो पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं है। बल्कि मेरे जैसे बंदे यहाँ पे परेशान हैं जिनकी खून पसीने की कमाई ये दे रहे हैं। मैं अमेरिका में जो कमाता हूं उसमें से आधा तो ये टैक्स ले लेते हैं, और वही पैसा फिर मुझे इन करप्ट लोगों को दे देते हैं। और फिर वो पैसा, इनके तो मजे निकले हुए हैं कि वो पैसा पाकिस्तान जाता नहीं है, आपके गुर्दों पे साइन पहले कर, आप ये साइन करके दे जाते हैं
और 25 जो मिलियन जो 250 मिलियन है वो बस किस्तें दे रहे हैं उसकी, आईएमएफ की वो किस्तें देने के लिए वो इन्होंने रखे में एक लेबर कैंप बना दिया है पाकिस्तान को। अब इसमें और बिल्कुल देखें, इनको सबको पता है कि करप्शन प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट वहां से कोई चीज ना हो रही है, ना होने की सलाहियत रखती है। तभी मैं कहूं कि तारड़ साहब जो हैं वो भड़के हुए क्यों हैं, और तभी वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने तो कहा था मैं तो बंद कर दूंगा पाकिस्तान को 1 भी रुपया देना। ट्रम्प ने कहा था ये, और अगर दोबारा आ गया ट्रम्प, तो ट्रम्प साहब आ गए तो सोचिए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब आ जाएंगे, क्योंकि बाइडन साहब जिनसे पांव अपने सही से नहीं रखे जा रहे हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट, मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाइडन साहब हैं हिस्ट्री में। क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, तालीम नहीं है, लोग वहां से जरीलो ख्वार होकर भाग रहे हैं। जिस जर्मनी की आपने बात की है, जहां पे 45,000 2024 में 45,000 भारतीय स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके भी लोग जा रहे हैं वहां, मंडी बहाउद्दीन से जा रहे हैं, लेकिन पैदल चल के जा रहे हैं, डंकियों पे जा रहे हैं, आधे रास्ते में टर्की के डूब जाते हैं समुद्र। और मैट्रिक भी तालीम नहीं है। फिर हमारे आर्मी चीफ आते हैं, हमारे वजीर आजम यहाँ आके जलसों में कह देते हैं कि ये डायस्पोरा है, ये डायस्पोरे को अमेरिकन, ये कहते हैं आप सब हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, ये नहीं पता ये सारे किश्तियों में आए हैं बैठ। लेकिन इसमें आरजू दर हकीकत मेरे जख्म जो है वो मेरे जख्म 76 साल पुराने। मैं मुसलसल जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूं 1947 में जिस तरीके से वहां से इन्होंने शुरू किया, अब बल्कि मुझे अभी हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला कायदे आजम हमारे फाउंडर ने अमेरिका से 2 बिलियन कर्जा मांगने का, 2 बिलियन की ग्रांट मांगने के लिए लेटर लिखा था। एक्सक्यूज ये था कि भारत ने हमारे फंड्स जो है वो जब्त कर लिए, रख लिए। अच्छा, मतलब ये भीख मांगने की जो नींव थी वो कायदे आजम ने रखी थी। भाई ये तो बात मुझे भी पता नहीं थी, तारड़ साहब ने तो ये नई बात बता दी भाई। ओहो, तो जब कायदे आजम ने भीख मांगने की परंपरा की शुरुआत कर दी तो उनके बाद वाले तो करेंगे ना। ओ, अब समझ में आया कि पाकिस्तानी हमेशा भीख क्यों मांगते रहते हैं और भीख पर ही जिंदा क्यों रहते हैं, क्योंकि कायदे आजम ने शुरुआत की थी। अब समझ आ गया, गुड। और ज्यादातर इंडस्ट्री भारत के हिस्से में चली गई। फिर भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास फौज छोटी है, हमें डर है, खतरा है भारत से, हमें $2 बिलियन दिया जाए, अमेरिका ने नहीं दिया। फिर किस तरीके से इन्होंने पेशावर के अड्डे दिए, इन्होंने अयूब खान साहब आए, इन्होंने यहां, बल्कि अमेरिका, इनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी इज एन अमेरिकन आर्मी। फिर इस्लाम को यूज किया उस वक्त भी कि हम तो भाई सोशलिस्ट उनके साथ नहीं चल सकते, हम तो जमहूरियत के साथ चलेंगे क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज नहीं। तो फिर ये जख्म, ये आपके हालात आज नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो एक, शहबाज शरीफ साहब तो एक चेहरे बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिकंदर मिर्जा, अयूब खान देखें, फिर जिस तरीके से लवी डवी होते रहे, फिर बिल्कुल ही पाकिस्तान डिपेंडिंग हो, आज भी डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे। आपकी आर्मी जो है, डिफेंस टोटल जो है वो, क्योंकि हर टैंक, हर F-16, हर वहां पे बेल्ट तक तो बना नहीं सकते हैं भाई। वो तो F-16 को पंक्चर लगाने की सलाहियत भी नहीं रखते, वो भी यहां से जाती हैं चीजें, तो वो चल रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर उसमें आरजू जब कौमें, अच्छा, तभी मैं कहूं कि 400 मिलियन का जो या कितने का पैकेज आया था F-16 का पैकेज, वो क्यों अमेरिका को देना पड़ा। सही कह रहे हैं तारड़ साहब, पंचर लगाने की, F-16 में पंचर लगाने की भी सलाहियत। पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों सुन लो, तुम लोग F-16 के पंचर लगाने लायक भी नहीं हो, पंचर पुत्रों। आगे बढ़ने की बजाय वहां से भाग रही हो। उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जरा उनकी मैं डिफाइन करना चाहूंगा। कुछ तो जो वीजा की एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं वो तो वीजा लेके भाग रहे हैं, जो एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे वो पैदल भाग रहे हैं, जो लिख नहीं सकते अपना, जिनकी टांगे काम नहीं करते वो वहां बैठे हैं बस। उनको वो आप रहमो करम पे हैं। एक जेल बना है, एक लेबर कैंप है, उसमें फंसे हैं 250 मिलियन लोग।
और फिर उसके बाद आपने शुभ शुभ, उनके पास क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी अनपढ़ है, जाहिल है। आपने देखें शुभ शुभ में वो जो आप अब वो फूंकों के साथ आपके कैंसर का इलाज कर रहा है, फूंकों के साथ वो बाईपास सर्जरी कर रहा है बंदा। दूसरा एक बंदा जेल के अंदर है जिसको एक औरत ने कहा है तुम आओ भाई, 5 बच्चों की मां हो, तुम मुझसे शादी करो, तुम वजीर आजम बन जाओगे। वो उसके साथ शादी कर ली उसने, फिर जिन्नात के जरिए 3.5 साल उसने चलाया। आज बल्कि मैं हैरान हूं, एक बात, 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो है, सुना है टीवी के एक इंटरव्यू में रो पड़े, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि नैब ने केसेस, नैब के खास, बल्कि बिलखसूस मैं ये चाहूंगा, आपके तो खैर लोग देखने वाले, आपका ना याददाश्त बहुत छोटी। मेरे अक्सर दोस्त उस नैब के चेयरमैन का उन्होंने नाम रखा हुआ है चुम्मी चेयरमैन, जो कि पहले किसिस करते हुए पकड़े गए थे। तो वो उन्होंने मुफ्ता इस्माइल के ऊपर केस बनाया, उनकी वाइफ के ऊपर केस बनाया। फिर नैब के पास उसके केसेस का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो जो अब आज उन्होंने वापस किया, तो वो आज टीवी चैनल पे रो पड़े। यूपेन के ग्रेजुएट है। उस पे मुझे एक और सेनेटर थे, उनकी मुझे याद, वो फौत हो चुके हैं, उनकी कौमी असेंबली में स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि अब हम रो रहे हैं, कल आप भी रोगे। और उनके ऊपर केस बनाने वाले मेरे मुर्शिद पाक थे। मिफ्ता इस्माइल के पास चुम्मी चेयरमैन जो था, ऑपरेट होता था इमरान खान के रिमोट कंट्रोल से। आज ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इन्होंने खुद अपने दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन हर दौर में होता है। आज 76 साल से हो रहा है। आज मैं आपको, जो आपने खुद बात की, इसहाक डार साहब को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, साथ मेरे राना सनाउल्लाह साहब को भी बना दिया गया है, क्योंकि सुना है कि इंतशार अंदर से ही शुरू हो चुका है। इन 2 लोगों की खूबसूरती क्या है, ये नवाज शरीफ ग्रुप के लोग, ये मायूस थे। और जब उस मौके पर ये सारी अनाउंसमेंटें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब अपने दोते को साथ लेकर, सफदर जुनैद सफदर को साथ लेकर चाइना के दौरे पे गए हैं कि वो आए, और सुना अपनी पर्सनल एंटरप्राइज बढ़ा रहे हैं, वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कौम के लिए। अगर देखा जाए तो कुछ भी लेने नहीं गए, जो बाहर एक ड्रामा किया जाए। चले करें, देखें 250 मिलियन बेवकूफ मिले हैं आपको, आप लूटे उनको, मतलब दिल खोल के लूटे, क्या फर्क पड़ता है। और तो आप पहले और आखिरी नहीं होंगे, ये भी बताना चाहूंगा। आप पहले और आखिरी नहीं, जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पहले भी लूटते रहे हैं, आज भी लूटेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी माँ के कपड़े फाड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, 76 साल से फाड़ रहे हैं। दूसरे सऊदी अरेबिया चले गए हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत की सिर्फ एक ही आगे चलने की सलाहियत है कि अगर $5 बिलियन कहीं से मिल जाएगा, जो को ये सारे लूटेंगे मिल के बैठ के, तो ये हुकूमत चलेगी, वरना हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से आपको इशारा आ चुका है, कल बड़ा अच्छा जावेद फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ हाथ मिला लिया तो ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चली। अब जो लोग देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे वो हुकूमतें बनाने और खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे बड़ा वेपन उनके पास मजहब का कार्ड है, इस्लाम खतरे में कर देते हैं, डाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेपन उनके पास क्या है, जो पाकिस्तान की फाउंडेशन में घुसा हुआ है, और वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही चीज है। वो चीज है आपका शुभ मदरसे, वहां से बच्चों को लेके आने की सलाहियत उनके पास। मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी कोई विजन नहीं है पाकिस्तान की, कोई विजन नहीं। मगर 2 दिन पहले तो मौलाना साहब भारत की भी बड़ी तारीफें करते रहे। तारीफ तो करनी, इस वक्त भारत राइज जो कर रहा है, नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, अंधों को भी नजर आ रहा है कि भारत राइज कर रहा है, तो उनका कहना कौन सा। इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे कि जी देखें उनकी फॉरेन पॉलिसी, देखें भाई, वो देखें जब दिल करता है रशिया से तेल ले ले। भाई तुम IMF से टुकड़े छोड़ो तो तुम भी तेल ले लो जहां से मर्जी। रशिया से तेल तो कैश पे मिलता है ना, वहां से कर्जों पे तो नहीं मिलता। तुमने पाकिस्तान को तबाही से कभी इसके पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की हो तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो ना। अगले दिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट मुआशी तरक्की जरूरी है। और मैं हर हमने को भी पता है इस बात का कि जब आप घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फॉरेन पॉलिसी तो उसके बाद की बात है। जहां से पैसा आता है, टर्म्स कंडीशन साथ आती है, ये हर अंधे को पता है। ये 250 मिलियन लोगों को तो शायद नहीं पता, लेकिन हर अंधे को पता है कि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भूल जाए। आप क्या फॉरेन पॉलिसी,
फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग सीखो पहले। हिस्ट्री मैं तो समझता हूँ गलत हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के लोगों को पाकिस्तान में आपने खराब कर दिया। हमारे जैसे लोगों को रिसर्च करने के लिए 5-5 हजार किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपका माजी क्या है। मैं तो अभी देख रहा हूं कि आपने चाइना के साथ क्या करते रहे हैं, आप अमेरिका के साथ क्या करते रहे, लूट लूट के आपने दूसरे मुल्कों को, यहाँ पे टोरंटो, लंदन और दुबई सारा खरीद लिया। इस बात से पता नहीं कितने पाकिस्तानी अग्री करेंगे, लेकिन मैं इस बात से अग्री करता हूं साजिद तारड़ साहब कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक इकलौता देश होगा जिसकी गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसकी नींव गलत रखी गई, झूठी बातें बताई गई। आप सोचो यार, जो देश मतलब अपना सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे भी एक झूठी तारीख पे मनाए, सिर्फ इस बात में आके कि हम इंडिया के बराबर नहीं, हम इंडिया से ऊपर हैं तो हम एक दिन पहले मनाएंगे। आप समझ सकते हैं उस देश का क्या होगा। और ये उस देश के लोग सच मानते हैं। हम तो जी एक दिन इंडिया से पहले आए, हम पहले आजाद हुए। सबसे पहली बात, आप तो आजाद नहीं हुए। कहां था 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश, और किसका गुलाम था? दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को ही आपका देश बना, 14 अगस्त को नहीं बना। लेकिन आप लोग इंडिपेंडेंस डे सो कॉल्ड 14 अगस्त को मनाते हैं। एक आध साल आप लोगों ने तो 15 अगस्त को ही मनाया था शुरू में, पता है आप लोगों को? पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को पता है। शुरुआत में 15 अगस्त में ही मनाया था। आपके कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बताया गया है कि जी 15 अगस्त आजादी मनाई गई आपकी सो कॉल्ड शुरुआती दौर में। आपके पाकिस्तान रेडियो का भी शायद एक डॉक्यूमेंट है, आपके अखबारों में है ये बातें, और आपने उसको बदल दिया और पाकिस्तान की जनता ने इसको स्वीकार कर लिया कि हम एक दिन पहले पैदा हुए। झूठी तारीख। फिर कहा गया कि जी हम 27वें रोजे को हमारा देश बना। कितना पाक दिन था 27वां रोजा रमजान का। अरे जाहिलों, जाकर सर्च करो 27वां रोजा कब था। अगस्त 1947 में 15 अगस्त को था। उसके बाद भी तुम अपने सरकार से, अपने लोगों से सवाल नहीं पूछते कि फिर हम 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं। झूठ को तुमने सच मान लिया है। तो जब झूठ को सच मानोगे, पूरी कौम ऐसी करेगी, तो उस देश की हालत क्या होगी? आज 76 ईयर्स बाद देख लो कैसी हालत है तुम्हारे देश की। हर तरफ झूठ फैला है, मक्कारी फैली है, बेईमानी फैली है, लालच फैला हुआ है हर तरफ। हुजूम बनकर रह गए हैं, कौम कभी नहीं बन पाएंगे, ना बन पाएंगे। इतने करप्ट हैं आप लोग, और उसमें आपने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया। इस्लाम को एक हथियार बना लिया आप लोगों ने, तो उसका भी फल मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इसीलिए साजिद तारड़ साहब का चेहरा देखो, भड़के हुए बेचारे, कितने गुस्से में। कि मैं तो, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं IMF फ्यूचर में, आरजू में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा फ्यूचर में। उसकी वजह यह है कि एज एन अमेरिकन सिटीजन मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है इन करप्ट लोगों को देते हैं, और इनसे पूछते नहीं भी कहां लगाओगे, पूछते भी नहीं है। मगर सर आप इतना हल्के में ले रहे हैं। आपको पता नहीं अब ये चंद्रयान 3 को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट, उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कोई खबरें लगाने के लिए, तो आप भी को बच्चा भेज दें। तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल नहीं बना सकते, अब चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू? ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी अखबार एकदम पगलाए हुए हैं। हिस्टोरिक मिशन, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक दो जो अपने आप को इंटेलेक्ट बनते हैं, हिस्टोरिक मिशन, हिस्टोरिक लूनर मिशन, और ये वो। अबे अकल के अंधों, अकल से पैदल चलने वालों, ये बताओ कि उसमें आपका योगदान क्या है? क्या आपने वो सैटेलाइट खुद बनाया है? क्या आपने वो रॉकेट खुद बनाया है? क्या आपके पास इतनी सलाहियत है कि आप उसको पहुंचा पाओ चांद के ऑर्बिट में? चाइना ने तो आप पर रहम किया है कि चलो ठीक है, चूंकि भारत से थोड़ा उसको कंपटीशन देना है, भारत को थोड़ा परेशान करना है, दिखाना है ऐसी की तैसी हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तो उसने कहा कि अच्छा पाकिस्तान ठीक है, चल तेरे नाम से भी एक सीट बुक कर देते हैं और एक छोटा सा फुंतरू छोड़ देंगे। अब तू बोल दी हो कि भाई हमारा लूनर मिशन। आप सोचो, हिस्टोरिक बता रहे हैं। किस बात का हिस्टोरिक है भाई ये? हिस्टोरिक चीजें वो होती हैं जो आपने खुद बनाई हैं और खुद भेजी हैं। हिस्टोरिक ये होती है।
जब हमारे जियो सैटेलाइट भेजे जाते थे, अभी भी भेजे जाते हैं कई, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी उस वक्त, तब हम उसको हिस्टोरिक नहीं कहते थे। हिस्टोरिक तब हुआ जब हमने अपना GSL भी बनाया, जब हम इस बात के लिए खुद को हमने तैयार कर लिया कि अब अपने भी हम जियो सैटेलाइट्स हम भेज सकते हैं अपने, जो 36,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, भले उसकी टेक्निक अलग है, सारी चीजें अलग है। तब हमने कहा कि हिस्टोरिक है। जब हम मून पर पहुंचे तब हमने कहा हिस्टोरिक है। हमारा रॉकेट, हमारी सैटेलाइट, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारा पेलोड, हमारी लॉन्चिंग साइट हमारी जमीन से लॉन्च हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने लॉन्च किया, हमारे साइंटिस्ट के बनाए रॉकेट ने लॉन्च किया, हमारे साइंटिस्ट के बनाए सैटेलाइट वहां तक पहुंचाए गए। जब हमने मार्स पर मिशन भेजा, मार्स पर सैटेलाइट भेजा, वो हिस्टोरिक था। ये कौन सा हिस्टोरिक मोमेंट है यार, हिस्टोरिक चीज है यार। ये तो आप लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपका सुपार को बनाया गया, और आज आप इस बात को हिस्टोरिक कर रहे हैं कि वो चाइना की बनाई हुई चीज पे और चाइनीज चीज पे आप भेज के कह रहे हैं कि जी वो हमारी हिस्टोरिक मोमेंट है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों। 250 मिलियन लोगों में से हर एक के लिए क्वेश्चन है। चैलेंज करो उसको। 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी, और तुम कहते हो हम गरीब मुल्क है। गरीब कहां हो भाई, तुम लूट के खा गए हो इसको। ये तो सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए। तुमने तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको बेवकूफ नहीं बनाया आपने। ये तो मैं हैरान होता रहता हूं कि पता नहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती क्या है आपसे। इतनी दुश्मनी आपसे, इतनी दुश्मनी कि वो 5-6 हजार लोगों के घर टोरंटो में, लंदन में, दुबई में बन रहे हैं और उनको मुसलसल पैसे दे रहे हैं। अब 3 साल के लिए सुना पैकेज दिया जा रहा है $6 से $8 बिलियन। पता नहीं उसका वो क्या क्या करेंगे, कितने घर लेंगे ये। दुबई शायद हो सकता है सारे ही ना खरीद लेंगे, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। मुझे तो आरजू आप पॉसिबल है जी। मुझे तो जी, आपका फिक्र होता है कि आपके गुर्दों के, इन सबकी नजर आपके गुर्दों पे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसी तरह। चलिए तो वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो है लेकिन काम लायक बातें हो गई हैं और टाइम भी अब हो रहा है। 11 बिलियन की प्रॉपर्टी लंदन में, बाप रे, $11 बिलियन की प्रॉपर्टी। पाकिस्तानियों, अरे कब जागेगा रे जमीर तुम लोगों के अंदर का, कब खून खोलेगा रे तुम लोगों के अंदर का खून। पाकिस्तानियों कुछ करो। तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, तुम्हें लूट कर चूस कर। $11 बिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ लंदन में। तारड़ साहब ने तो गजब की बात कर दी यार। कई सारी नई जानकारियां दी तारड़ साहब ने। बताइए आज $11 बिलियन की प्रॉपर्टी, यही शरीफ खानदान का होगा और किसका होगा। इसके बाद भी पाकिस्तानी जाग नहीं रहे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। झेलो फिर मर्जी से। महंगाई तुम्हें झेलनी है, महंगा पेट्रोल तुम्हें खरीदना है, भुखमरी तुम्हारे साथ हो रही है। मुझे बता दो कौन सा नेता ने महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए उसके पास टेंशन है कि यार पेट्रोल कहां से खरीदूंगा। किसी नेता को नहीं, न तुम्हारी सरकार को है, न तुम्हारी फौज को है। फौज ने तो अपना काम कर लिया है, अपनी अपनी जमीनें लेकर खेती भी कर रहे हैं। उनके पास खाने की कमी नहीं होने वाली। खाने की कमी तुम्हारे पास है, राशन की कमी तुम्हारे पास है। उनको तो सारी चीजें सब्सिडी में मिलती हैं। बिजली फ्री, प्रोटोकॉल फ्री, आना जाना फ्री, टेलीफोन फ्री, ये फ्री, खाना फ्री, 100-200 नौकर फ्री। तुम्हारे पास क्या है पाकिस्तानियों? तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, लेकिन तुम लोग की गैरत नहीं जाग रही। बड़े बेगैरती हो यार तुम लोग पाकिस्तानी, अपने हक की आवाज नहीं उठाते। अरे निकलो सड़कों पर, अपना हक लो। बोलो कि अगर हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तो तू भी खरीदेगा 300 रुपए लीटर पेट्रोल। तेरे लिए फ्री में पेट्रोल क्यों, जबकि टैक्स हम दे रहे हैं। अगर तुम 200 रुपए किलो प्याज खरीदते हो, बोलो कि तू भी 200 रुपए किलो प्याज खरीदेगा, टैक्स हम दे रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं। तेरे लिए फ्री फोन क्यों है, तुम महलों में क्यों रहता है, तू हमारी तरह रहे। कब उठोगे, कब निकलोगे? थोड़ा बहुत टाइम बचा है, बचा लो पाकिस्तानियों अपने पाकिस्तान को। बड़ा मुश्किल है। वरना देखो तारड़ साहब का गुस्सा देखो तुम, तो बेचारे क्या करें, गुस्सा ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वो देख रहे हैं कि IMF जो पैसे दे रहा है, जो ये अमेरिकी नागरिक हैं, इनका टैक्स में पैसा कटता है, ये बता रहे हैं। और वो पैसा उन लोगों के पास जा रहा है जो अपनी जेब भरेंगे, वो पाकिस्तान की आम आवाम पर नहीं लगाएंगे।
वो जेब भरेंगे अब। महंगी बिजली, महंगी गैस, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सब्जी खाना महंगा, रहना महंगा, सब कुछ महंगा, और तब भी तुम लोग पिस रहे हो पाकिस्तानियों। अरे उतरो, निकालो इन लोगों को बाहर, निकालो सड़कों पर, डर बिठाओ अपना कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के हिसाब से चलेगा, न कि कुछ परिवारों के हिसाब से। खैर, तुम लोग तो सोई हुई कौम हो, तुम लोग कहते हो कि जागी हुई कौम हो। अरे तुम लोग तो एकदम सोई हुई कौम हो, और वैसी वैसी सोई नहीं, तुम लोग हाइबरनेशन में हो। वो भालू वगैरह होते हैं ना, जो पोलर बेयर, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, 6-6 महीने तक सोते रहते हैं। 6 महीने, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि दुनिया में 6 महीने में क्या हुआ। अगर वो उनके ऊपर कोई पहाड़ गिर जाए, मर जाए, तो उनको पता ही नहीं चलेगा, वैसे ही मर जाएंगे वो। वही हाल तुम लोग का है, तुम लोग हाइबरनेशन में हो, तुम लोग सोए भी नहीं हो, आप लोग स्लीप में नहीं हो, हाइबरनेशन में हो। निकलो, हाइबरनेशन तोड़ो भाई, वरना झेलो फिर। आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाकई भी आज तारड़ साहब ने भयंकर किस्म की जानकारियां दे दी। मैं तो शॉक्ड हो गया, शॉक्ड हूँ। कायदे आजम यूएसए से मांगने गए थे 2 बिलियन। ये भी ना पहली दफे सुना हिस्ट्री में। इम्पॉसिबल यार, ये कैसे हो सकता है कि नहीं होने को हो सकता है, लेकिन कायदे आजम की जो शख्सियत थी उनसे ये नहीं मुमकिन हो सकता कि कायदे आजम की कहीं पढ़ा तो नहीं, जो नहीं पढ़ाने में तो झूठ भी हो सकता है, ऐसी बातें छुपाई भी जा सकती सुना भी नहीं पहले कभी, सुना भी नहीं है। ये मुझे लगता है वो गंजा सटिया हो चुका है, बहुत ज्यादा ही ना नफरत में आगे चला गया, बहुत नहीं। कायदे आजम से उसको क्या नफरत है? तो यार नंबर बना रहे भाई, क्या हो गया है उसको तो को पता नहीं क्या समझने लग पड़ा है। वो कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जाएगा तो वो मुमकिन है बाकी का मानते हैं, लेकिन कायदे आजम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो इस तरह की नहीं थी, कायदे आजम की नहीं थी। और वो भी शुरू के दिनों में, मैं नहीं मानता कि हमारे कायद, हमारे जो बानी है वो ही हमें पूरी कौम को जो मांगने के जो तरीका वो समझा रहे हैं कि आपने मांगना है, आपने जो है ना दिल नहीं। वाकई मेरा भी मारा। तो तारड़ साहब अगर कह रहे हैं तो कोई इसके पीछे रीजंस भी होंगी। यूएसए के यूके की बात की है, उन्होंने कहा कि असल मुद्दा भीख मांगने का, लेकिन बताया कुछ और गया था। दिल नहीं मांग रहा, हो भी सकता है यार। कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कह दे तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों यार पूरा पर्सनैलिटी देखिए, आपका दूसरा आपको पता चले कि कायदे आजम क्या तो यार शहबाज शरीफ की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो भी वही टाई लगाता जो कायदे आजम लगाता था, वही कोट पहनता है, वही बूट पहनता है, वही पैंट पहनता है। कॉपी करने से वो जो सोच होती है वो अब इमरान खान की भी उसने कॉपी की है, क्या वो इमरान खान बन गया शहबाज शरीफ? यार मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान भीख मांग सकता है ना, तो सारे ही मांग सकते हैं। नहीं देखिए कि जो है ना कायदे आजम, मैं नहीं मानता कि जो मुल्क, ये बात मैं सुन के हैरान होता हूँ, तारड़ साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि जो मुल्क अपने कर्जे की किस्तें उतारने के लिए और कर्जा लेता है ना, उस जैसा मैं कहता हूँ, वो कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई कंट्री देखा ही नहीं पाकिस्तान के अलावा। ये मानते हैं, ये बात होगी, कहते हैं ये सच है कि कर्जों की किस्त देने के लिए और IMF से कर्जे ले। अच्छा, लोग ने बताया गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, और उसने मतलब कि खैर सारी बात है, वो इंडियन ने थोड़ी किया होगा, वो तो कंपनी ने किया होगा। वो पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल बना रहे हैं, तो लोग से उसको क्रेडिट इंडियंस को दे रहे हैं, इंडिया के लोग। वो कौन सा अपनी जेब में से, पॉकेट में से लगा रहा है? अप्रूवल तो पॉलिसी तो भाई CEO ही चलाता ना, वो जो पॉलिसी बनती है। अब सुंदर पिचाई जो पॉलिसी बनती है, सुंदर पिचाई ने गूगल बनाया, और गूगल पर कहता हूँ गूगल मैप की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉलिसी किसकी थी? ये किसी टीम ने कहा था, ये आइडिया किसका था? सारा सुंदर पिचाई का था। उसके बाद टीम वर्क हुआ, टीम वर्क के बाद ये सारा काम शुरू हुआ। तो ये हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है कि ये इंडियंस ने अप्रूव किया हो। अच्छा, फिर उन्होंने बात की पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 का पंक्चर लगाने के लिए। ओ अल्लाह, इनको पंक्चर लगाना भी नहीं आता। इधर उस्ताद मीने के पास भेजते ना,
वो अच्छे तरीके से पंचर लगाता है उनको। तो वो कौन लगाता है? वो उसके लिए पैसे भी, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो 450 मिलियन का अप्रूवल हुआ था ना अमेरिकन तरफ से, मेंटेनेंस जो अमेरिका ने दी है 450 मिलियन, तो वो पता चला कि भाई वो पंक्चर को टूट फूट हुई है टायरों की, उनको ठीक करने के लिए मतलब कि ये बनाया गया, दिया ये गया। तो हाल है इस मुल्क का। क्या इन्होंने करना है और ये क्या तरक्की ये करेंगे? जो पंचर नहीं लगवा सकते, जो अपने जो जेट है उनकी मेंटेनेंस के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और चले हैं चांद पे कमंदे डालने के लिए। पूरी दुनिया में वाकई में ये बात मुल्क है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जहाँ हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती है। हम आज़ाद 15 को इंडिया से बेहतर दिखने के लिए क्या उनसे हट कर कोई काम उनसे हट करने के कर लिए? अब सच इंडिया की कॉपी करने के लिए हमें पता चला 1 मिनट लूनर मिशन भेजा गया। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं रात के, नहीं रात को नहीं भेजा गया, नहीं सुबह भेजा है, सुबह तो 12:50 पर भेजा। 1 मिनट असलम भाई, अभी 11:22 हो चुके हैं। तो अभी रिसेंटली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने एक वीडियो आई थी कि पाकिस्तान का जो संपर्क है, कनेक्शन टूट चुका है, इंजन बंद हो चुके हैं। पहली बात तो ये कि वो चाइना ने भेजा है। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने ये थंबनेल पढ़ा था, मैं वीडियो सुन रहा था कि पाकिस्तान के उनके साथ जो कनेक्शन है वो टूट चुके हैं। ये हमने लिखा, इसका अभी कह लेंगे कोई कंफर्मेशन नहीं है, वीडियो के बाद देखेंगे कि वाकई ये वीडियो जो है हमारा स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल के सामने आई। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है। पहली बात ये तो इंडियन सॉरी पाकिस्तान ने भेजे नहीं है, ये भेजे चाइना ने। चाइना के यार चलें, पाकिस्तान कंट्री का चाइना नाम है। के से जा रहा है तो वो फिर चाइना नहीं भेजेगा तो और क्या, सिर्फ नाम ऊपर लगा दिया है कि भाई पाकिस्तान का जा रहा है, पाकिस्तान को सहारा दे रहा है। 11 बिलियन की प्रॉपर्टी लंदन में, तो ये तो हमें पहले ही पता है। वाकई में लोग वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खानदान की होगी, लोग सर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खानदान से ज्यादा वहां पे भाई जरदारी की प्रॉपर्टी है। सुनने में आया कि 2 विलास सिर्फ और सिर्फ जो हम कह लेंगे जो लोगों को पता है 2 विलास हैं, इसके अलावा पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं बाबे जरदारी की। उसने तो इतना लूटा, मैं कहता हूँ 10% इसी वजह से कहते हैं मिस्टर भाई, 10%। यार देखने की 10% इसी वजह से कहते हैं। तो उन्होंने इतना अपने दौरे हुकूमत में लूटा और वही बंदा है जो सदर की कुर्सी पर बैठकर पूरे 5 साल लगाने के बाद उठा। देख लें कि जो अभी तक भी उसकी इतना अप्रूव होने के बाद भी उससे कुछ जो है वसूल नहीं किया गया, और फिर दोबारा से वो जो है ना सदारत पर पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर फाइज रहा है, और अब जो है ना उसने खुद रिजाइन कर किया है। ये हमारी हाल है। तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते। हाँ, लोग ने हम कहा मुर्दा है कौम है कि कब आपका खून जो है जोश मारेगा, तो हमारा खून जो है जोश नहीं मारेगा, क्योंकि लोग सर जो है ना, मैंने हम एक बात जो कौम नहीं है, एक कौम बने के पहले हमें एक कौम बनना होगा, उसके बाद जो है ये मुमकिन होगा। लोग सर चाहते हैं कि जो हमारे जो आम आवाम है ना पाकिस्तान की, वो फैंटी खाए, क्योंकि फैंटी खाने वाली बात है। तुर्की के ये लोग नहीं है हम, क्योंकि टैंकों के सामने लेट जाएंगे या टैंकों के ऊपर चढ़ जाएंगे। इन्होंने तो साफ साफ बात, सीधी सी बात है कि इन्होंने थोड़ी सी हलचल करनी तो उन्होंने भाई फैंटी लगा देनी है, और बहुत सारों को उन्होंने फैंटी भाई लगाई है और तसल्ली के साथ। उसके बाद उन्होंने ना चूं की है ना चाह की है। चलो जी, खैर शानदार वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।